Hello, good morning to 8th class students. Today we are going to read last part of the chapter lesson number 2 secularism understanding secularism धर्मनिरपेक्षता को समझना। आज हम इसका लास्ट जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने इसका अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का लगभग 60% भाग पढ़ लिया था। आज लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम, तो उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। राज्य की दखलंदाजी किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी आल्सो सीन इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। ये चाहे मदद के रूप में भी हो सकता है या किसी कानून को या नियम को रोकने के लिए भी हो सकता है। यानी स्पोर्ट का मतलब यहाँ पर मदद है, मदद के रूप में भी राज्य दखल कर सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को ये अधिकार देता है कि टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स, कि वे अपने स्कूल स्थापित कर सकते हैं, अपने विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। एंड कॉलेजेस, और कॉलेज को भी चला सकते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने का स्कूल और कॉलेज के द्वारा। इट इज़ आल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड, और इस प्रकार उन्हें वित्तीय सहायता भी मिलती है। एड का मतलब यहाँ पर सहायता है, फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय पैसे के रूप में। एंड ऑन ए नॉन प्रीफरेंशियल बेसिस, ये किस प्रकार मिलती है? उन्हें गैर प्राथमिकता के आधार पर। नॉन का मतलब गैर, और ये प्राथमिकता होती है, अभी प्रीफरेंस होता है वैसे तो, ये प्रीफरेंशियल लिख रखा है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें थोड़ी बहुत मदद भी मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है। इसके बाद इन वट वे, किस प्रकार इंडियन सेकुलरिज्म भारतीय धर्मनिरपेक्षता डिफरेंट अलग है फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि ये कह रहा है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो दूसरे धर्मनिरपेक्ष जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे अलग कैसे है। तो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द constitutions of secular democratic countries in other parts of the world। तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ऊपर जो 3 उद्देश्य दिए गए हैं, ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्यों के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। ये यानी 3 जो बात बताई गई हैं वो तीनों उद्देश्य दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे मिलती जुलती हैं तीनों बातें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन किया गया। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया, वो क्या था? अभी प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग इन एस्टैब्लिशमेंट of religion or that prohibit the free exercise of religion। यानी क्या था? अमेरिका के संविधान में हुए सबसे जो पहला संशोधन था उसके जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया था। कैसे कानून? जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं, धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। तो उनको अमेरिका में पहले संशोधन के द्वारा ही उनको रोक दिया गया था। अब यहाँ पर है व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड इस्टेब्लिशमेंट इज दैट। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है इस्टेब्लिशमेंट, इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ड इस्टेब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर, कि जो विधायिका है वो घोषणा नहीं कर सकती एनी रिलीजन, किसी भी धर्म का, एज द ऑफिशियल रिलीजन, अर्थात यहाँ पर
जो इस्टेब्लिशमेंट वर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो विधायिका है अमेरिका की, वो किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से या ऑफिशियली उसको नहीं मान सकती, घोषणा नहीं कर सकती कि ये हमारा आधिकारिक रूप से या सरकारी रूप से या सरकारी तंत्र के रूप में माना गया धर्म, ऐसा नहीं कर सकती। नोर कैन दे गिव प्रीफ्रेंस टू वन रीजन, और न ही वे किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता देंगे, ये भी नहीं है। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, अमेरिका में राज्य और धर्म का जो पृथक्करण है, अलग अलग किया गया है, इसका मीनिंग यही है, मीन्स दैट नाइदर द स्टेट, कि न तो राज्य न रिलीजन और न ही धर्म कैन इंटरफेयर, दखलंदाजी करेंगे इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। यानी इसका अर्थ ये है कि अमेरिका में जो राज्य और जो धर्म है, पृथक्करण का मतलब यही है कि न तो राज्य और न ही धर्म दोनों के कार्यों में कोई भी विशेष रूप से अपनी दखलंदाजी नहीं देंगे। ये था। अब ये दिखा रखा है यहाँ पे पैराग्राफ है, ये अमेरिका का स्कूल का चित्र है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के अधिकतर जो बच्चे हैं, हैव टू बिगिन देयर स्कूल, उनका स्कूल शुरू होता है बाय रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ एलिजेंस, कि वफादारी, एलिजेंस का मतलब यहाँ पर वफादारी, वफादारी की शपथ लेने से शुरू होता है। दिस प्लेज इंक्लूड्स द वर्ड्स, ये शपथ क्या क्या वर्ड शामिल हैं, अंडर गॉड, यानी ईश्वर की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। इट वाज इस्टेब्लिश्ड मोर देन 60 ईयर्स, और इस प्रथा को चले हुए 60 साल से भी ज़्यादा साल हो गए, 60 साल से ज़्यादा समय तक ये चलती आ रही है। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ़ इट कन्फिट्स विद देयर रिलीजियस बिलीफ्स, और अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, तो इसके पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, देयर हैव बीन सेवरल लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिव्स टू द phrase under God, saying that it violates the separation between church and the state that the First Amendment of US Constitution guarantees। मतलब ये है कि इसके बावजूद यहाँ ईश्वर की छत्र छाया जो वाक्यांश दिया गया है, इसको कई बार कानून के द्वारा चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्य अमेरिका संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच दिए गए पृथक्करण का उल्लंघन है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, और ये जो फोटो है शपथ लेते हुए दिखाया गया है, वफादारी की शपथ, ये अमेरिका के स्कूल का है। तो ये पढ़ लेना इसको। अब नेक्स्ट यहाँ से है, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें यह बताया गया है कि अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। ये इसलिए है, दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है, अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। इन इंडिया सेकुलरिज्म एंड द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, और भारत के मामले में भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। यहाँ पे तो हस्तक्षेप होता है, लेकिन अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ पे सीधा कानून का उल्लंघन माना जाता है जो कोई ऐसा करता है। तो यू हैव रीड अबाउट, तुम पढ़ चुके होगे अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरवेंटेड इन हिंदूज रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी।
आपने पढ़ लिया होगा कि भारत में अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए कानून ने हिंदू धार्मिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया है। इन इंडियन सेकुलरिज्म, हिंदू धर्मनिरपेक्षता में, दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, यहाँ पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन उसका धर्म से फासला सैद्धांतिक है। इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस एस वाइस रिलीजन, यहाँ पर सैद्धांतिक माना जाता है ये कहा गया है कि यहाँ पर राज्य तो धर्म से अलग है, लेकिन उसका धर्म से फासला सिद्धांतिक रूप में है, यानी सिद्धांत माना जाता है, लेकिन वास्तव में होता कुछ और है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट, इसका मतलब यह है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म में दखलंदाजी हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियाज़ लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, अर्थात संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। These ideas serve as the standard through which can judge whether the state is or not behaving according to secular principles. ये आदर्श वे कसौटी हैं, वे पैमाने हैं जिसके बारे में फैसला लिया जा चुका है कि हमारा जो राज्य है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब लास्ट पैराग्राफ बच गया है। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनियन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इस धार्मिक वर्चस्व दबदबे को रोकने के लिए यह कई तरह से काम कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान, गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की, दैट आर बेस्ड, जो कि आधारित हैं, ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय जो संविधान है वो हमारे मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से गारंटी देता है। ये जो मूलभूत अधिकार हैं इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में ऐसा करने से इन अधिकारों का उल्लंघन खत्म हो गया है। Indeed, वास्तव में it is preciously because such violation happens frequently that we need a constitution mechanism to prevent them from happening, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. जब इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, तब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की आवश्यकता होती है, और ये जो समझ है ये हमें उसी संविधान से मिलती है। अब ये लास्ट पैराग्राफ नीले कलर में दिखा रखा है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी बताता हूँ मैं इसकी क्या है। फरवरी 2004 में फ्रांस ने कानून पास कर दिया जिसमें छात्र जो अलग अलग ड्रेस पहन के आते थे, कोई विशेष ड्रेस पहन के आते थे, कोई शानदार ड्रेस पहन के आते थे, उनको धार्मिक और राजनीतिक कारणों से धार्मिक और राजनीतिक चिन्ह लगा के आते थे, जैसे इस्लामी क्या है ये, इस्लामी बुर्का,
इस्लामिक हेड स्कार्फ, इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़ा जो क्रिश्चियंस का साइन होता है, क्रॉस का निशान, वो लगा के आते थे। इस कानून ने, ये जो कानून बैन कर दिया, इस कानून से ये बताया कोई भी ऐसी ड्रेस पहन के नहीं आएगा। तो इस कानून के द्वारा बहुत सारे जो अप्रवासी लोग रहते थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, जो यहाँ पर मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी उपनिवेशों से आए थे, जो कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से थे। इन 1960 में फ्रांस हैड फेस्ड ए शॉर्टेज, फ्रांस में मज़दूरों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की गई, इसलिए यहाँ से यानी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से इन के लिए वीज़ा इशू किया गया और अप्रवासी यहाँ पे आ गए, फ्रांस में आ गए यहाँ पे काम करने के लिए। और जो उनकी लड़कियाँ हैं, अप्रवासियों की जो लड़कियाँ हैं, वो सिर पर कपड़ा बांध के स्कूल में जाती थी, जबकि सिर पर कपड़ा बांध के स्कूल अटेंड करती थी। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ, और ये नया कानून बनने के बाद से ही वे रुमाल बांधने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो एक्सपेल्ड का मतलब स्कूल से निकालना। तो आपका ये चैप्टर यहाँ से पूरा हो गया है। अब कल इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो छोटे प्रश्न हैं जैसे व्हेन फ्रांस हैड पास्ड ए न्यू लॉ 2004 में, तो ये यहाँ तक चैप्टर पूरा हो गया। इसके छोटे प्रश्न लिखवा देंगे आपको, कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।